नमः संस्कृताय। आप सभी को मेरा नमस्कार। आज हम सप्तमी कक्षा के एक महत्वपूर्ण विषय को लेकर के आपके सामने प्रस्तुत हैं। यह विषय है उच्चारण स्थान। उच्चारण स्थान क्या होता है? जिस ध्वनि को जिस स्थान से उच्चरित किया जाता है उसे उच्चारण स्थान कहते हैं। उच्चारण स्थान, उच्चारण का प्रत्येक भाषा में अपना एक अलग ही महत्व है। चाहे वह हिंदी भाषा हो, चाहे वह संस्कृत भाषा हो, चाहे वह आंग्ल भाषा हो या फिर कोई अन्य भाषा हो। प्रत्येक भाषा में उच्चारण का बहुत महत्व है। यदि हम शुद्ध भाषा का ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें शुद्ध उच्चारण स्थान आना अत्यंत आवश्यक है। चलिए हम इसी ज्ञान की ओर अग्रसर होते हैं। हमारा पहला है, यहाँ पर कुछ स्थानों के नाम दर्शाए गए हैं। कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, नासिका, जिह्वामूल, कंठतालु, कंठोष्ठ, दंतोष्ठ। हम इन स्थानों का क्रमबद्ध तरीके से अध्ययन करेंगे। देखिए, इस तालिका में आपको कुछ कृष्ण वर्ण में कुछ सूत्र दिखाई दे रहे होंगे। सबसे पहले उच्चारण स्थान है, तत्पश्चात सूत्र हैं। अकुह विसर्जनीय नाम कंठः, इचु यसा नाम तालुः, ऋटुरसाणाम मूर्धः, लृतुरसानाम दन्तः, उपपद्मानीयानाम ओष्ठौ, यमगणनानाम नासिका च, एदैतौ कंठतालु, ओदौतो कंठोष्ठम, वकारस्य दंतोष्ठम, जिह्वामूल्यस्य जिह्वामूलम, नासिका अनुस्वारस्य। अर्थात ये जो सूत्र हैं, इन सूत्रों के माध्यम से यदि हम उच्चारण स्थानों के वर्णों को याद करते हैं तो यह अधिक समय तक हमारे स्मृति पटल पर स्थित रहेगा। और यदि हम उच्चारण स्थानों के माध्यम से हम वर्णों को याद करते हैं तो आपको वर्णों के ऊपर रट्टा लगाना पड़ेगा। इससे आपको कठिन कार्य अनुभव होगा और जो हमें अभ्यस्त कार्य है, जो हमारा प्रैक्टिस वर्क है, वो भी हमें उसमें भी हमें सरलता महसूस नहीं होती है। तो इसीलिए उच्चारण को उसके सूत्रों के माध्यम से याद करें। देखिए आगे बढ़ते हैं किस प्रकार से। शुरू में सबसे पहला कंठ। अ कुह विसर्जनीय नाम कंठ। अ से दोनों वर्णों को याद रखें। अ आ। आ बोलते समय कुछ छात्र अ को ए बोलते हैं, ए जो अशुद्ध है। इस बात का ध्यान रखें। अ बोलते समय मुख संकीर्ण रहता है, अर्थात मुख जो मुंह है हमारा वो ज़्यादा खुलता नहीं है। और आ बोलते समय हमारा मुख खुलेगा, अधिक खुलेगा। बस यही अंतर है। आगे है कु। कु से कै का पूरा परिवार या अर्थात कैवर्ग, क ख घ घ ग, यानी अर्थात इन पांचों वर्णों को भी मिला लीजिए। और एक अन्य वर्ण है। अब ये हुए हमारे 2, 5, 7 और एक 8, 8 व्यंजन हो गए हमारे। इससे अलग एक और रह गया, विसर्जनीय नाम। विसर्जनीय अर्थात विसर्ग, जो हमारी विसर्ग रहती हैं वो भी इसी स्थान के अंदर गिनी जाती हैं। अर्थात तो अब हमारे कुल मिलाकर इसमें कितने वर्ण हो गए? 9। अ आ क ख ग घ ङ ह और विसर्ग, ये हमारे कंठस्थान से उत्पन्न होने वाले वर्ण हैं। आगे अब कंठस्थान कहाँ है? सबसे पहले प्रश्न ये भी मन में आया होगा कि कंठ तो बता दिया, कंठ है, गला है, तो गले का कौन सा स्थान है? देखिए यहाँ पे एक चित्र है, उससे आपको पता चल जाएगा कंठ कहाँ है। देखिए जहाँ पर आपको ये तीर का निशान नजर आ रहा है, यही हमारा कंठ होता है और यहीं से ही इन वर्णों की उत्पत्ति होती है। हम यहीं से इन वर्णों को बोलते हैं। ठीक है, ये हो गया कंठ के। आगे तालु। तालु के अंदर कौन से वर्ण आते हैं? ई, चू, चू से च वर्ग पूरा, ई से दोनों ह्रस्व और दीर्घ दोनों इकार, यानी ई और ई ये दोनों, चू से च वर्ग पूरा, च छ ज झ य, और यसा नाम से य और श, यानी ये जो शकार है, तीनों शकारों को बांटा गया है एक एक करके, तो तालु में शकार आ जाएगा, यानी ये
तालव्य है, ये तालव्य वाला श है। तो ई च छ झ झ य और य और श ये तालु के वर्ण आ जाएंगे। अब तालु कहाँ है ये हम अगले चित्र में दिखाते हैं। यहाँ पर जो जीवा के नीचे का भाग है, जो जीवा है हमारी, उसके जो नीचे का ये भाग है, यहाँ पे हमारा तालु है, यानी अर्थात दंत के पीछे का भाग ये तालु कहलाता है। ठीक है। इसके पश्चात आगे है मूर्धा। मूर्धा के अनुसार कौन से वर्ण आते हैं? री, टू से ट का पूरा वर्ग, री ट ठ ड ढ ण। रसाणाम में र और मूर्धन्य शकार जिसको हम षटकोण वाला श भी कहते हैं, तो री ट ठ ड ढ ण र और श, अर्थात ये 8 वर्ण इसके अंदर आते हैं। और मूर्धा क्या होती है ये हम चित्र के माध्यम से देखते हैं। मूर्धा यहाँ पर जो आपको हमारे मुख का ऊपर का भाग नजर आ रहा होगा आपको, ये वाला भाग, ये ऊपर का जो भाग है ये हमारा मूर्धा कहलाता है। इंग्लिश में यहाँ पे लिखा हुआ है हार्ड प्लेट, अर्थात हार्ड प्लेट ही मूर्धा होती है। ठीक है। इसके पश्चात आगे अग्रसर होते हैं दंतः। दंत कहने मात्र से आपको स्थान का पता चल गया होगा। ली तू लसा नाम दंतः। ली से ली वर्ण है, संस्कृत में ली भी एक उस वर्णों के अंदर गणित होती है, इसके अंदर गिनी जाती है। तू से त वर्ग पूरा है, त थ द ध न, और लसा नाम से ल और स, ये जो स है ये दंत सकार है। देखिए हमारे तीनों शकारों को विभाजित कर दिया गया है, एक श तालु, एक श मूर्धा और एक स ये होगा दंत। तो इस प्रकार से तीनों शकारों का भी विभाजित कर दिया गया है। तो ये हमारे जो 8 वर्ण हो गए ये हमारे दंत को विभाजित कर दिए गए और दंत से उत्पन्न होते हैं। दंत आपको सबको पता ही चल गया होगा, ये हमारे दांत हैं और इनसे इन वर्णों की उत्पत्ति होती है। आगे है ओष्ठ। उपु पद्मानियानाम ओष्ठौ। इसमें क्या है, उ दोनों उ आ जाएंगे। हमारे यहाँ पर आप देख रहे होंगे ये जो ये मात्रा है इससे दीर्घ उकारांत की उत्पत्ति होती है। यहाँ पर दर्शाया नहीं गया है, दीर्घ उकारांत और हर्ष उकारांत दोनों उ की यहाँ से उत्पत्ति होती है। प फ ब भ म, आप जैसे ही जिनका उच्चारण करेंगे तो आपको वैसे ही पता चल जाएगा। बहुत ही अत्यंत सरल है इनको तो पहचानना, क्योंकि इन सभी वर्णों की उत्पत्ति प से ओष्ठ से होती है और होठ के बिना इन वर्णों को बोला जाना अत्यंत बहुत ही कठिन कार्य है। अशुद्ध क्या बोला ही नहीं जाएगा। बहुत ही प फ ब भ म, आप भी प्रयास करके देखिए, अपने दोनों होठों को मिलने मत दीजिए और एक बार बोल के देखिएगा। बहुत ही कठिन कार्य होगा, आपके मुंह से प फ ब भ म की ध्वनि निकलेगी ही नहीं। अत्यंत कठिन कार्य है। आगे बढ़ते हैं। अब ओष्ठ का तो आपको पता ही होगा। देखिए जब हम इन प फ भ भ मैं इनको बोलते हैं तो उस समय हमारे होठों की आकृति किस प्रकार बनती है, ये यहाँ पे कुछ दर्शाया गया है आपको। क्योंकि वायु को हमने अंदर रोकना होगा और तब वो वायु को एक झटके से बाहर निकालते हैं, तभी इन वर्णों की ध्वनि उत्पन्न होती है। ठीक है। इसके पश्चात नासिका है। ऊ और ऊ आगे आएगा, जब कंठ तालु आएगा ओ का दिखाएंगे तब हम आपको ऊ और ओ बनाते समय किस प्रकार से मुख की आकृति बनती है वो आगे आएगा। अब यहाँ पे देखिए नासिका में है यम गणना नाम नासिका चा, यानी यम गणना, ये है अनुस्वार अनुनासिक व्यंजन। बहुत सारे छात्र इनके विषय में जानते ही नहीं हैं और हमारे छात्रों को आज की आधुनिक पद्धति पंगु भी बना रही है। इन वर्णों का प्रयोग करवाना सिखाया ही नहीं जाता।
बच्चों को अनुस्वार से बिंदु मात्र लगाया जाता है या चांद बिंदु लगा करके बच्चा शब्द लिख देता है। उसको पता ही नहीं है कि गंगा में इन पांचों वर्णों में कौन सा व्यंजन प्रयोग में लाया जाएगा, दंत में कौन सा आएगा, चंचल में कौन सा आएगा, संपत्ति में कौन सा आएगा, दंड में कौन सा आएगा, तो किसी को पता ही नहीं है। क्षमा चाहूँगा, किसी को नहीं, सभी सभी नहीं है, बहुत सारे लोग हैं जो इनका ज्ञान रखते हैं, और एक प्रतियोगिता के अंतर्गत बहुत ही महत्वपूर्ण विषय भी है ये। तो इसीलिए सभी अपने अपने बच्चों को और अपने भाई बहनों को, सभी को इनका ज्ञान अवश्य करवाएं, क्योंकि ये हमारा एक आधार है अनुस्वार और अनुनासिक का। केवल बिंदु तो जहाँ पे जिनको इनका ज्ञान ही नहीं है तो वो बिंदु ही लगाएगा। तो आगे देखते हैं, इसके द्वारा यमगणना नाम में 5 ये अनुस्वार व्यंजन आ जाएंगे, जिनके द्वारा हम शब्दों को निर्माण करते हैं। आगे चलते हैं। नासिका, ये नासिका है हमारी, यहाँ से इन वर्णों का बोला जाता है। इनकी ध्वनि जो है यहाँ से उत्पन्न होती है, नासिका से, तो तभी इन 5 वर्णों को बोला जाएगा, इन 5 को। आगे है कंठ तालु। अब ये देखिए, कंठ और तालु दोनों का अध्ययन कर चुके हैं हम। फिर यहाँ पे आ गया, दोनों को मिलाकर के वर्णों को बोला जाता है, और इन दोनों को मिलाकर के कौन से वर्णों को बोला जाता है, ये ए आ गया और ये आई आ गया। अब ए और आई को कंठ और तालु से बोला जाता है। तो जब आप बोल के देखेंगे, देखिए ए और आई जब इसको बोलते हैं तो कई छात्र इसको ए और आई को बड़ी ए बोलते हैं, तो ये बहुत ही अशुद्ध कार्य है। देखिए जो बिहार है और यूपी हैं, आप कभी भी देखिएगा इस शब्द का बड़ा, इस वर्ण का बहुत ही शुद्धता से उच्चारण करते हैं वो। और जबकि जब हम सामान्य प्रदेश के जो हमारे यहाँ पर हैं, हरियाणा में हैं, दिल्ली में हैं, उनकी भाषा का है बड़ा मजाक भी बनाया जाता है। जब वो बोलते हैं अरे कैसे हो भैया, तो कैसे कैसे ही बोलते हैं, वो कै के ऊपर जो 2 मात्राएं हैं वो कैसे ही बोलते हैं। जब ऐसे जब वो ऐसे बोलते हैं तो हम उसको हमारे क्षेत्रीय भाषा में ऐसे बोलते हैं, जो कि अशुद्ध है। हम अशुद्ध हैं, वो अशुद्ध नहीं है, तो ऐसे ही है। अब भैया है तो भैया ही बोलते हैं, अब उसको हम तो भैया नहीं बोलते हैं। तो यहाँ पर आई का शुद्ध उच्चारण ध्यानपूर्वक से कहीं भी शब्दों में आता है तो प्रयास करें कि हम उसको आई का ही उच्चारण निकालने की कोशिश करें। आगे चलते हैं। कंठोष्ठ, ये आ गया कंठोष्ठ। अब कंठोष्ठ के ये भी 2 स्थान योजित होकर के बना है ये शब्द, कंठ और ओष्ठ। इन दोनों से भी 2 वर्ण बोले जाते हैं। वो कौन से वर्ण हैं, ओ और औ, ये दोनों वर्णों को बोला जाता है। ओ और औ को कंठ और ओष्ठ के माध्यम से बोला जाता है, यानी कंठ की सहायता से भी और ओष्ठ की सहायता से भी, क्योंकि ओष्ठ की यदि आकृति नहीं बनेगी तो ओ और औ के उच्चारण नहीं हो पाएगा। तो देखिए आगे, जब हम ओ बोलते हैं तो हमारे हमारे जो होठ हैं वो इस प्रकार से थोड़े से ज़्यादा खुलेंगे, और इन्हीं से ही ओ औ बोला जाएगा, ओ औ, ठीक है। और लेकिन ऊ बोलते वक्त भी हमारे कुछ होठों की आकृति इसी प्रकार की बनती है, परंतु उनमें मुख थोड़ा सा, ये जो होठों की आकृति है वो थोड़ी संकीर्ण रहेगी, वो कम खुलेंगे, और ओ में होठ जो हैं वो कुछ अधिक खुलेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से वायु का निष्कासन होगा और ओ और ऊ इस प्रकार से बोले जाएंगे। आगे है दंतोष्ठ। ये एक आ गया जंगल में अकेला शेर। पूरी वर्णमाला में अकेला एक ऐसा वर्ण है जो एक अकेला उच्चारण स्थान लेकर के बैठा हुआ है, दंतोष्ठ। दंत और ओष्ठ की सहायता से बोला जाता है व। अब कुछ स्थान ऐसे हैं, क्षेत्रीय स्थान हैं, कुछ पहाड़ी क्षेत्र हैं, या कुछ देखिए बिहार में और यूपी में भी इसमें इस वर्ण को वै की बजाय इसको बै बै बोला जाता है, बै से ही वन में इस प्रकार से बोला जाता है, जो कि वो क्षेत्रीय प्रभाव है। देखिए वो किस प्रकार से बोलते हैं, है तो उनका भी अपना शुद्ध ही है, परंतु वो क्षेत्रीय प्रभाव है, वो नहीं बोल पाते हैं। तो इसीलिए वैसे इसका सही उच्चारण क्या है, वै, ठीक है। दंत और ओष्ठ से मिलकर के बना है वकारस्य दंतोष्ठ। आगे है नासिका। अब ये आ गया बिंदु का अंग, यानी नासिका अनुस्वार से यही परस्वरण है, यानी जो हम बिंदु लगाते हैं ये भी नासिका से ही उच्चारित होगा। जिस प्रकार से देखिए, अब जो अनुनासिक व्यंजन है 5,
और उन पांचों व्यंजनों का प्रयोग किया जाता है। कहाँ पर? जहाँ पर जो उन स्थानों को बांटा गया है, जैसे क्या वर्ग है, चा वर्ग है, टा वर्ग है, ता वर्ग है, पा वर्ग है, उन स्थानों में इनको बांटा गया है। परंतु जो इनसे भिन्न है, य र ल व स श, उन वहाँ पर तो बिंदु का ही प्रयोग होगा। वहाँ पर आप उन उच्चारण जो 5 अनुस्वार व्यंजन हैं उनका प्रयोग नहीं कर सकते हैं। वहाँ पर जो अन्य जो वर्ण बच गए हैं वहाँ पर तो इस बिंदु का ही प्रयोग होगा। तो नासिका को इस बिंदु को भी नासिका में ही स्थान मिला है। आगे आशा करता हूँ आपको यह विषय पूर्ण रूप से समझ में आया होगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।